नमस्कार दोस्तों। देश का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र, उसमें छपने वाले 3 कॉलम। पहला कॉलम पढ़कर हमारे मन में ऐसा जोश आता था कि जो सच है भले ही उसका साकार होना असंभव है, तो भी उसके लिए हम लड़ें। दूसरा कॉलम पढ़ के हमें सीख मिलती है और मन में सकारात्मकता लगती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटा जा सकता है। तीसरा कॉलम, उसको पढ़ के कैसा लगता है, ये जानने के लिए नींबू का आधा टुकड़ा लीजिए, अपने घर में लगे मिरर या दर्पण के सामने पहुंचिए और उस पूरे नींबू को अपने मुंह में निचोड़ लीजिए। फिर दोबारा शीशे में देखिए। ऐसा क्यों लगता है, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये विश्लेषण देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपने वाले 3 महत्वपूर्ण कॉलमों के बारे में है। इन कॉलमों को कई साल से लगातार पढ़ते रहने के बाद एक पाठक के मन में इन लेखकों के प्रति जो एक सामान्य रूप से इमेज बनती है, केवल उसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ चर्चा करूँगा। किसी समाचार पत्र या उसमें लिखने वाले लेखकों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना या उनके मन को ठेस पहुंचाना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक पाठक के मन में जो विचार आते हैं उनको इस चर्चा में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। आशा है इस चर्चा को पॉजिटिव रूप से ही लिया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं दैनिक भास्कर का सबसे महत्वपूर्ण कॉलम। और मुझे लगता है पिछले 20 सालों में प्रबुद्ध लोगों के बीच में अगर किसी कॉलम ने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की, जिसका लोग इंतजार करते थे, वो था असंभव के विरुद्ध। तो उसी समाचार पत्र समूह के सीनियर एडिटर स्वर्गीय श्री कल्पनेश याज्ञिक जी उस कॉलम को लिखते थे। उस कॉलम की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, मैं खुद अपने परिचितों में अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई घटना होती थी तो हम लोग अंदाज़ा लगाते थे कि कल्पनेश जी इस बारे में क्या लिखेंगे। और अगले दिन अगर वो आर्टिकल वहाँ आता था असंभव के विरुद्ध, तो घटना के बारे में क्या हुआ वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले कल्पनेश जी ने क्या लिखा है वो पढ़ना है। उनके लेखन में क्या धार थी, जो हो रहा है और जो होना चाहिए, प्रेजेंट और मस्ट बी के बीच में एक डिफरेंस पैदा करके और लोगों के जनमानस को उस शुड बी जो था, मस्ट था, उसको कैसे साकार किया जाए, इस तरह का जोश वो लोगों में भर दिया करते थे। पढ़ के न सिर्फ विचार ही उत्तेजित होते थे, मन में ऐसा लगता था कि बिल्कुल सही है। भले ही वो चीज़ हमें पता है प्रैक्टिकली असंभव है, क्योंकि कुछ चीज़ें समाज में बुराई के रूप में ऐसी फैली हुई हैं कि वो अंत में हर अच्छी चीज़ वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी मन में ऐसा जोश आता था कि नहीं, वी शुड डू समथिंग। लंबी लंबी बहस होती थी, चर्चाएं होती थी, मुद्दा बनता था। पर हमारा दुर्भाग्य, हम पाठकों का दुर्भाग्य कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें सादर नमन करते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं। मुझे याद है जब उनकी निधन हुआ था, उस समय अगले दिन दैनिक भास्कर में पूरा एक कॉलम खाली छोड़ के लिखा गया था और लिखा गया था इस जगह को भरना असंभव है, इसलिए हम कॉलम खाली छोड़ के लिख रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। उनकी जो लेखन शैली थी, विचार
उत्तेजना पैदा करने की क्षमता थी। लोग उसकी नकल तो कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई उसकी पूर्ति कर सकता है। तो कल्पनेश जी, आज भी हम पाठक आपको मिस करते हैं। आप हमारे बीच से इतनी जल्दी क्यों चले गए? दूसरे नंबर पर जिस कॉलम का मैं जिक्र करना चाहूँगा उसका नाम है मैनेजमेंट फंडा। बहुत अच्छा कॉलम है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एन रघुरामन जी उसे लिखते हैं। जिंदगी में आने वाली समस्याओं और नेगेटिवनेस, समाज में फैली बुराइयों, उदासीनता, जड़ता को किस तरह से लोग ख़त्म कर रहे हैं या ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में वो रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठाते हैं और वो एग्जाम्पल्स को अपने अनुभव के तड़के के साथ मिला के सीधे सरल शब्दों में इस तरह कहते हैं कि बात सीधे दिल में उतर जाती है। अगर कोई इस उद्देश्य से जा रहा है कि यहाँ हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो 99% केसों में रघुरामन जी उस उद्देश्य में सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति, समूह, समाज, देश अपनी समस्याओं से कैसे निपट सकता है, इसके बारे में बिल्कुल जीते जागते इसी समय के उदाहरणों से वो बात को इस तरह समझाते हैं कि मन एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ। तो रघुरामन जी, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना तो मैं कल्पनेश जी से कभी मिला, ना मैं रघुरामन जी से कभी मिला, और ना आगे मैं जिस कॉलम की बात करूंगा उनसे कभी मिला। इसलिए इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ हानि का रिश्ता नहीं है। तो द्वेष, राग ऐसा कुछ नहीं है। एक पाठक होने के नाते जो हृदय में ज्वार उमड़ता है वो मैं आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो रघुरामन जी, हो सकता है आप और संगठनों से भी जुड़े हों और बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हों जिनको जीवन आपने बदला हो, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी जो लेखन शैली है, जो कॉलम है, इस कॉलम ने भी वास्तव में कितने लोगों के जीवन में, इसमें मैं भी शामिल हूँ, एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और हम और समाज हमेशा इसका लाभ उठाते रहेंगे। दोस्तों, तीसरे कॉलम के बारे में मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ उसका नाम है पर्दे के पीछे। जाने माने फिल्मकार, फिल्म हितों के लिए संघर्ष करने वाले, सिनेमा घर मालिकों के लिए संघर्ष करने वाले और एक बहुत ही सुलझे हुए विद्वान श्री जयप्रकाश चौकसे जी इस कॉलम को लिखते हैं। एक आम पाठक के रूप में जब उनके कॉलम को हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में होता है ना कि हमने जैसे रघुरामन जी के कॉलम जब पढ़ने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें मैनेजमेंट संबंधी कुछ अच्छा मिलेगा। चूँकि आपके कॉलम का नाम ही पर्दे के पीछे है, तो जब एक पाठक आपके कॉलम में प्रवेश करता है तो उसको उम्मीद होती है कि यहाँ पर फिल्म संसार संबंधी कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पर नहीं आती हैं वो सामने आएंगी, और आती भी हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों के बारे में जानने को मिलता है जो प्रिंट को, पुरानी फिल्मों के प्रिंटों को सिक्योर करने में, पुराने रिकॉर्डों को सिक्योर करने में योगदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सरकारों को फिल्मों के उत्थान के लिए, सिनेमाघरों के विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आपकी टिप्पणियां हमें प्रेरित करती हैं। आपके अपने जीवन का भी संघर्ष हमें प्रेरित करता है। आपके लिखे हुए कॉलमों को पढ़ के ही मुझे पता है, वैसे मैंने कहीं सर्च नहीं किया, पर फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है आपका इंदौर में जन्म हुआ और आप बम्बई में संघर्ष किया आपने, और फिल्म की कई विधाओं से जुड़े कई सफलताएं प्राप्त की, और आपने बहुत ही संवेदनशील पर एक कलात्मक फिल्म शायद का भी निर्माण किया। ये सब आपके कॉलमों को पढ़ के पता चलता है। तो मैं आपकी भी बहुत सराहना करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपकी लेखन शैली पर थोड़ा सा आपको सलाह देना चाहता हूँ।
आपकी जो लेखन शैली है उसमें वाक्यों का उलझाव थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी ऐसा लगता है कि कोई आदमी अगर दिल्ली से ग्वालियर आना चाहता है वाया ट्रेन, तो पहले वो दिल्ली से कोटा, बड़ौदा होती है बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से इटारसी, भोपाल होता हुआ झांसी तक आएगा और फिर वो कानपुर चला जाएगा। जहाँ से बात शुरू की थी उसके आसपास बात घूमती हुई और क्षेत्रों में जाएगी, पर मूल उस जगह पर आके दोबारा उस बात को उठा के जाएगी, इसकी गारंटी नहीं होती। चलिए, ये आपकी शैली है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक की अपनी शैली होती है और उसके भी प्रशंसक होते हैं। इस शैली का मैं भी प्रशंसक हूँ कि बात भले घुमाव तरीके से कही है पर फिर भी समझ में तो आती है, अच्छी है। लेकिन मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहली ये कि जब से बाहुबली पिक्चर रिलीज हुई, हर दूसरे तीसरे कॉलम में आप उसकी बुराई ज़रूर करते हैं। मैं मान सकता हूँ, मैं भी बाहुबली फिल्म की जो विराट सफलता थी बॉक्स ऑफिस पर, जरूरी नहीं कि वो उसकी गुणवत्ता का प्रतीक हो, उसमें भव्यता का ज़रूरत से ज़्यादा वर्णन दिखाया गया था, कंटेंट पर कम ध्यान दिया गया था, ये बात मैं भी मानता हूँ। जैसे शोले फिल्म आई थी, अपने ज़माने में उसने भी कई रिकॉर्ड स्थापित किए थे, लेकिन हिंसा उसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थी। और कभी दूरदर्शन पर अगर बात ये आती थी कि शोले फिल्म दिखाई जाएगी, तो हम लोग खुद आर्टिकल लिख के विरोध करते थे कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर इतनी हिंसात्मक फिल्म क्यों दिखाई जा रही है। तो मैं इस बात को मानता हूँ, पर एक बार हो गया, दो बार हो गया, आप हर 10 कॉलम एपिसोड के बाद किसी न किसी बात से बाहुबली की बुराई तो जरूर करते हैं। तो आम पाठक को ये लगता है कि अनावश्यक रूप से क्यों इतनी बुराई की जा रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया, आपके कॉलमों में हर दूसरे एपिसोड में, सच माने तो स्थिति ये है कि अगर हुक्मरान शब्द का जिक्र नहीं आता तो हम लोग खुशी मनाते हैं, अरे आज चौकसे जी ने हुक्मरान को गाली नहीं दी। आपके कॉलम पढ़कर ऐसा लगता है कि 2014 से पहले अलग भारत था, 2014 के बाद अलग भारत हो गया। आपके कॉलमों में के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जिनको आप हुक्मरान के नाम से संबोधित करते हैं, उनके व्यवहार से, जो कि तानाशाही भरा व्यवहार है, सबको कुचलने वाला व्यवहार है, पूरी तरह से नेगेटिव व्यवहार है, प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता छीन ली गई है, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। नेहरू युग स्वर्ण युग था आपके लिखे हुए हिसाबों से, और अब एकदम कलयुग आ गया है। सामाजिक समरसता सूख रही है, आपसी सौहार्द खत्म हो रहा है, लोग अपनी बात कहने में डर रहे हैं और लोगों को वर्गों में बांटा जा रहा है और लोग मेरा तेरा टाइप की बातें करने लगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी सरकार या व्यक्ति का भक्त नहीं हूं। मैं आम पाठक के मन में जो विचार आते हैं उसी तरह से बात कर रहा हूं, तो आप भी उसी तरह लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, बड़ा शोरूम है, शानदार शोरूम है 4 मंजिल का, और हमारा मन है कि चलिए कुछ गहने खरीद लिए जाएं, तो हम किस उम्मीद से जाएंगे? यही सोच के जाएंगे ना कि वहाँ पर हमें बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे हुए गहने देखने को मिलेंगे, सोने चांदी के। पर हम जाते हैं, अचानक देखते हैं कि वहाँ पर एक दर्जी बैठा है जो पट्टेदार अंडरवियर चल रहा है, और उसका सहायक आता है, कहिए साहब कितने अंडरवियर सिल दूँ, आपका भी नाप ले लूँ। तो एक झटका सा लगता है ना। इतने अच्छे कॉलम में इतनी अच्छी बातें फिल्मों के बारे में हो रही हैं, अचानक बेवजह हुक्मरान को किसी न किसी बहाने से गाली दे दी जाती है। बिगड़े हुए माहौल पे आंसू बहा लिए जाते हैं, और जो एक फिल्मी क्षेत्र की चर्चा चली आ रही है वो अचानक ख़त्म हो जाती है। और अगर 2 कॉलम में वो छपा हुआ है तो उसमें से एक पूरा जो कॉलम आप समझते हैं प्रेस की भाषा में कॉलम क्या है, उसमें आधी जगह तो वो हुक्मरान को गाली गलौज ले जाती है।
देखिए, आपको किसी भी पार्टी के राज करने के तरीके से ऐतराज़ है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। आप उस पर टिप्पणी कीजिए, मैं टिप्पणी करने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर प्लीज़ उसके लिए अलग कॉलम बना लीजिए। कोई आदमी खीर खाने के हिसाब से कटोरा मुंह में लगाता है, पता पड़ा उसमें नींबू निचोड़ दिया गया है पॉलिटिक्स का। ऐसा मत कीजिए। आपको, मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है कि या तो आपका कांग्रेस पार्टी से कोई ना कोई संबंध है, तो एजेंडा के तहत आप ये करते हैं, या आपका कोई व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई नुकसान हुआ होगा जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं, उसकी कुंठा आप निकालते हैं। मुझको इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैं पाठक के रूप में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खीर को खीर ही रहने दो, उसमें नींबू मत निचोड़ो। मुझे याद आता है एक बार आपने डॉक्टर्स के बारे में कुछ लिख दिया था, तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन में बहुत हल्ला मचाया था। तो उसके जवाब में आपने जो स्पष्टीकरण दिया था, उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है कि आपने कहा था कि मेरी उम्र हो गई है, रोज़ लिखने की मजबूरी है और मैं दवाएं खा के जीता हूँ, तो इधर उधर कुछ लिख जाता है तो आप लोग ज़्यादा माइंड मत कीजिए। तो हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो, आप लगातार 24-25 साल से लिख रहे हैं, एक मानसिक थकान आती है। पर मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, शैली भी चलो घुमावदार है पर अच्छी लगती है, पर उसमें बीच बीच में राजनीतिक कुंठा मत निकालिए। खीर को खीर ही रहने दीजिए, उसे नींबू डालकर खराब मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सकारात्मक रूप से लेंगे, और अन्यथा तो बिल्कुल नहीं लेंगे।